में जो कुछ भी है, 1600 AD का चार्टर एक्ट, 1726 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एमेंडिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यदि संवैधानिक विकास की बात करें, संविधान एक दिन में तो नहीं बना ना, एक लंबी उपज है, बहुत लंबा समय लगा है। तो क्रम से आपका संविधान, ये विभिन्न चार्टर आए हैं। जब भारत में कंपनी का आगमन हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ है, तो वहाँ पर ब्रिटिश शासकों के द्वारा, महारानी के द्वारा विभिन्न और फिर बाद में पार्लियामेंट ने उसको रेगुलेटिंग एक्ट से, तो पार्लियामेंट के हाथ में चीज़ें आ गई। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी और इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था। तो जो एक पूरा संविधान का ऐतिहासिक विकास है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन मैं सबको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म पे ही आपको चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है। 1786 में जब कॉर्नवालिस के टाइम पे एक एक्ट था 1793 का, फिर 1813 का, फिर इसके बाद हर 20 साल में एक्ट आए हैं। जैसे कि आप देखेंगे 73 फिर 93, ये 20 साल के ड्यूरेशन पे एक्ट हैं। फिर इसके बाद आपका 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का है। फिर यहाँ से कंपनी का शासन आगे चल के ख़त्म हो जाता है। 1858 में आपका क्राउन के अधीन शासन चला जाता है, तो भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1861 का, इसके बाद 1892, इसके बाद 1909, 1909 के बाद 1919, 1919 के बाद 1935, 1935 के बाद, इससे पहले और घटनाएं हुई हैं, जैसे साइमन कमीशन की बात है 1927 में, ठीक है। फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, ये भी घटनाएं ही हैं, सब घटनाएं हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 के बाद आपका 1945 में बेबल प्लान। ये आपको याद होना चाहिए, सब टिप्स की चीज़ें हैं। भारत का संविधान है, याद करने जैसी कोई बात ही नहीं है, ये सब याद होना चाहिए, सब आपके दिमाग बिल्कुल भरा होना चाहिए। संविधान सभा के गठन के लिए आई कैबिनेट मिशन योजना 1946, और इसके बाद जो है आपका माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को, और इसके बाद भारत की आज़ादी के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ही आया। तो ये कुछ घटनाएं हैं, ये पूरा ऐतिहासिक क्रम है। संविधान सभा आपका 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद ही आपकी संविधान सभा का निर्माण हो गया। तो अब इससे बहुत सारे प्रश्न हैं, इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। मैं सभी प्रश्नों को तो नहीं ले सकता एक साथ, है ना। मेरा प्रयास सभी प्रश्नों को एक साथ लेने का, मैं क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के बताता जाऊं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनसे टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है। तो एक संविधान की यात्रा यानी मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा। और ये मिक्स्ड क्वेश्चन यदि आप रखेंगे तो आपको बहुत कम समय में चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी बेटा, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। जो चीज़ें बहुत कठिन लगती थी वही चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चीज़ों को, और बहुत आसानी से, बहुत मिक्स करके क्वेश्चन, कभी इस एक्ट से, कभी इस एक्ट से, कभी इस एक्ट से क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 1919 के अधिनियम से, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 1919 के अधिनियम से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम कब लगाया गया। याद कर लीजिए, अब इसको बिल्कुल मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये याद करने वाली बात है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? द्वैध शासन, है ना। विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, ठीक है। तो 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। अब ये द्वैध शासन की बात है तो ये पहले प्रांतों में लगा द्वैध शासन, गवर्नर और वहां की विधान परिषद, द्वैध शासन, दोहरी सरकार, दोहरा शासन, ठीक है। अब यहां पे 1919 में तो प्रांतों में लगा, ये कहां पे लगा? प्रांतों में लगा। लेकिन 1935 में प्रांतों से हटा दिया गया, कारण एक हमें अखिल भारतीय संघ बनाना था और प्रांतों को स्वायत्तता देनी थी, ठीक है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उससे द्वैध शासन को प्रांतों से हटा करके, द्वैध शासन तो रहा लेकिन कहां लगा दिया गया? केंद्र में। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया गया और कहां लगा दिया गया? केंद्र में, ठीक है। तो यह ध्यान रखना आपको, प्रांतों से द्वैध शासन हट गया, प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया, लगा दिया गया केंद्र में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, आपको ये याद रहना चाहिए। पहली चीज ये,
ठीक है। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण 1919 के अधिनियम से जरूर किया गया, लेकिन डायरकी के माध्यम से, डाइसी की एक पुस्तक है, डाइसी का थॉट है ये, डाइसी एक थिंकर है, उन्हीं के द्वारा ही ये डायरकी उनकी जो पुस्तक है उसी से कॉन्सेप्ट आया है दोहरे शासन का। तो विधायनी शक्ति का हस्तांतरण केंद्र द्वारा प्रांतों को 1919 के अधिनियम से दे दिया गया, लेकिन फाइनली वहां पर द्वैध शासन लगा दिया गया। जो विषय थे, कानून बनाने की शक्तियां थी, उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित विषय जो गवर्नर की परमिशन से बनते थे, और दूसरा विधान परिषद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? आप देखते हैं ना, अभी हमारी संसद है, इसके 2 सदन हैं। तो हमारी संसद के 2 सदन, ये कॉन्सेप्ट कब आया? पहले 2 सदनीय नहीं थी विधायिका, जो हमारी विधायिका है, जो हमारी विधायिका का नाम संसद है, ये 2 सदनी कब बनाई गई? 1919 के अधिनियम से ही भारत की विधायिका को 2 सदनी बनाई गई। ये भी आपको याद कर लेना है, 1919 के अधिनियम से ही भारत की विधायिका को 2 सदनीय बना दी गई। तो दिमाग में पहला आपको क्या याद करना है? 1919 के अधिनियम से ही प्रथम बार विधायिका को 2 सदनीय बना दी गई, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक, अब बात करते हैं, देखो मैंने कहा कि मैं मिक्स टाइप क्वेश्चन लेके चलूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे, चीजों को बस उसी ढर्रे में नहीं पढ़ाना। ये कुछ नया प्रयोग है, नई शैली है, नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ नया सीख के जाए आप, है ना, कुछ नया सीखे। 2 चीजें 3 ये याद कर लेना, द्वैध शासन याद हो जाना चाहिए हमेशा के लिए। प्रांतों में 1919 में और केंद्र में 1935 में। 1935 में प्रांतों को हटा दिया गया और विधायिका को द्विसदनीय 1919 के अधिनियम से बनाया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति, यह कॉन्सेप्ट कब आया? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया था, तब अध्यादेश की, देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, या भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इससे बहुत सारी जो आपकी शक्तियां हैं संविधान में ली गई हैं। 1935 के अधिनियम से लगभग 224 अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, ये पावर पहले ही निहित थी 1935 के अधिनियम में। तो आपको पहला तो एक तो ये याद रहना चाहिए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से निहित थी? अध्यादेश की, ये आपकी निहित थी भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीयों ने अपने देश के प्रशासन में कब से भाग लेना प्रारंभ किया? भारतीयों ने अपने देश के प्रशासन में कब से भाग लेना प्रारंभ किया, यानी कब से अंग्रेजों ने भारतीयों को भी प्रशासन में भाग देना प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था इस समय, और इस समय ही 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के लोग 1833 के भारत शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1833 में चार्टर एक्ट आया था, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हुए? प्रशासन के सहभागी बन गए, ब्रिटिश प्रशासन के, लेकिन बहुत सीमित स्तर पर इसको किया गया। तो एक तो आपको यह भी याद रखना है कि 1800 भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में हिस्सा लेना किसने संभव बनाया? 1833 के अधिनियम ने। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला या मतलब फैक्ट है, तथ्य है। अभी एक एक तथ्य है, अपने दिमाग में बैठाते जाओ, बार बार इसको 1-2 बार और रिपीट करके सुनोगे, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला है संघीय व्यवस्था। आप देखते हैं ना, फेडरल सिस्टम, ये कब से आया? ये कब कॉन्सेप्ट में आया? ये संघीय व्यवस्था का विचार कब आया? और ये पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके, आप देखेंगे एग्जामों में जितनी भी मैं टॉपिक की बात करूंगा ये सब पूछे गए हैं। संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम से निकल के आया। संघीय व्यवस्था का विचार अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम से लाया गया। तो संघीय व्यवस्था कब से आई? क्लियर?
केंद्र में द्वैत शासन कब आया? 1935 के अधिनियम से। संघीय व्यवस्था कब आई? 1935 के अधिनियम से। अध्यादेश पारित करने की शक्ति कब मिली राष्ट्रपति को? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एक चीज और याद रखना है, अंग्रेजों ने सोचा था कि अखिल भारतीय महासंघ बनाएंगे जिसमें भारत के ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित होंगे और देसी रियासतें सम्मिलित होंगी, है ना, और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं वो भी सम्मिलित होंगे। लेकिन देसी रियासतों ने अखिल भारतीय, ये 1935 के अधिनियम से ही अखिल भारतीय संघ बनाने की जो कॉन्सेप्ट था, इसमें देसी रियासतों ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना नहीं बन पाई। भारत, देखो, भारत के संविधान ने भारत को भारत बनाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका है, उन्होंने भारत को भारत बनाया है। पहले तो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को तोड़ के रखा गया था, कई भागों में भारत टूटा हुआ था, बहुत सारी रियासतें थी, 552 रियासत हमारे आजादी के दौरान थी। सरदार पटेल नहीं होते तो शायद ये भारत भारत नहीं हो पाता। भारत के बिस्मार्क इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे 1935 के अधिनियम में ये सोच आई थी कि हम पूरे भारत को एक कर दें और अखिल भारतीय संघ बना दें, लेकिन देसी रियासतों ने इससे मिलने में इंकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपका भारत भारत नहीं बन पाया, भारत संघ अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। तो अखिल भारतीय संघ की कॉन्सेप्ट कब था? 1935 के अधिनियम को याद रखना है। 1935 के अधिनियम से ही अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। आगे बात करते हैं, जो देखिए 1935 के अधिनियम में ही शक्तियां, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सारे कॉन्सेप्ट आ चुके थे। ठीक है, लेकिन अवशेष शक्तियां किसके पास रहेंगी, अवशेष शक्तियां किस पे निहित होंगी, इसका कॉन्सेप्ट की बात जो थी ये कहां पर थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो अवशेष शक्तियां समझते हैं जिनका उल्लेख, जैसे अभी वर्तमान की बात करें, जो वर्तमान हमारा संविधान है 7वीं अनुसूची शक्तियों की बात करता है। 7वीं अनुसूची क्या करता है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात है। यह तो अभी के संविधान की बात है जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ। उसके पहले जब भारत शासन अधिनियम चल रहा था तो अभी क्या होता है, अवशेष शक्तियां वे शक्तियां होती है जो संघ सूची, समवर्ती सूची, और जैसे कि अभी 3-4 चीजें अभी निकल के आई हैं सामने, जैसे कि साइबर क्राइम। जब संविधान बन रहा था तब ये इंटरनेट जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी, तो कभी सोचा ही नहीं गया था कि साइबर क्राइम कोई बात होगी। तो साइबर क्राइम कहां पर है? कहीं नहीं है ना। साइबर क्राइम का उल्लेख हमारे ना संघ सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, ना आपका राज्य सूची में। तो ये कैसी शक्ति हो गई? अवशेष शक्ति हो गई। तो ये शक्ति किसके पास चली गई? संसद के पास, वर्तमान में पार्लियामेंट के पास है। इस पे कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकारें नहीं बना सकती, पार्लियामेंट बनाएगा। जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष अनुसंधान उस समय अवधारणा नहीं थी कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी टाइप की कोई चीज होगी। आने वाले समय में स्पेस भी आपका एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बन जाएगा। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का विषय भी आपका अवशेष शक्तियों के अंतर्गत आता है। यह विषय भी संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। तो कौन इस पे कानून बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकती है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल के पास अवशेष शक्तियां थी। यह याद रखना चाहिए आपको, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो एक कह सकते हैं कि जो एक कानून बनके निर्मित हुआ, इस कानून के माध्यम से बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा समझ रहे हैं? बर्मा पीगू प्रदेश बोलते थे। पहले बर्मा भी भारत का हिस्सा होता था, अखंड भारत का हिस्सा होता था। बर्मा को अंग्रेजों के द्वारा ही आंग्ल बर्मा युद्धों के माध्यम से भारत में मिलाया भी गया था। तो बर्मा पहले भारत, म्यांमार, आधुनिक म्यांमार जो आसियान कंट्रियों का द्वार है, तो म्यांमार भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका कुछ और जो है पॉइंट यहां पर मैं लूंगा। आपको एक अधिनियम है 1892 का अधिनियम। एक अधिनियम है आपका 1892 का अधिनियम। ये देखिए, ये अधिनियम है आपका 1892 का अधिनियम। ठीक है, चार्टर एक्ट है आपका 1892 का। तो ये जो आपका भारत विधान परिषद अधिनियम 1892 था, इसके द्वारा जो है
भारतीयों को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई, जैसे कि बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आपको ये याद रहना चाहिए। 1892, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई 1892 के अधिनियम से। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की, काउंटर क्वेश्चन पूछने की शक्ति कब मिली? 1909 के अधिनियम में। होता है ना, जब कभी संसद में बहस चढ़ती है तो पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, जब प्रश्नकाल चलता है, जब प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय दे देते हैं तो फिर पूरक प्रश्न पूछा जाता है। तो 1892 के अधिनियम में बजट में बहस की बात तो शुरू हो गई, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने की प्रथा 1909 के अधिनियम में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके 1773 के अधिनियम से पूछे जाते हैं। ठीक है, 1773 से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया, याद होना चाहिए। 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और उसमें से न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, इनका भी नाम आपको रटा होना चाहिए। एलिजा इम्पे जो है ये मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए इस सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक, तो आपको पहला पॉइंट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अधिनियम के द्वारा की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है, अगला है भारत का संघीय न्यायालय। आप देख रहे हैं ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के नाम से है, लेकिन उस समय ये तो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय 1773 के अधिनियम से आया, लेकिन भारत का संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट कब आया? भारत का संघीय न्यायालय जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, यह 1937 में बना। यह भी याद होना चाहिए, कब बना? 1937 में, यानी भारत शासन अधिनियम के तहत बना। ठीक, यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय 1773 में, और जो संघीय न्यायालय है यह कब बना आपका? इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। संघीय न्यायालय आपका जो बना, यह आपका बना आपका 1937 में बना, भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, बिल्कुल। और जो आपका कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था वो 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बना। दोनों याद रखना, वारेन हेस्टिंग थे उस समय। ठीक, ये क्लियर रहना चाहिए। अगला, क्योंकि इन्हीं में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, संघीय न्यायालय बच्चे नहीं समझ पाते हैं, या फिर कलकत्ता क्या का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, यहाँ का क्या है, ये नहीं क्लियर हो पाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट में जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? कार्यों का विभाजन कर दिया गया। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता था, जो पॉलिटिकल वर्क है, जो राजनीतिक कार्य है, जो शासन प्रशासन करने का काम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। और जो कंपनी का व्यापार करने का काम है, इसके लिए बना दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। निदेशक मंडल पहला था, नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल का काम था भारत का जो राजनीतिक वर्ग है या शासन प्रशासन है, इस पे नियंत्रण रखना। और दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये व्यापार कार्य को निर्धारित, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये व्यापार को निर्धारित करते थे। कब किया गया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स उस समय समसामयिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम से पूरा अधिनियम आया था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? 2 भागों में बांट दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था प्रशासन, शासन प्रशासन करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? बहुत क्लियर है, व्यापार काम करना। कंपनी तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी ना, वो तो प्रशासन उन्हें, है ना। अंग्रेज क्या कहते हैं? हमने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। अरे मूर्ख मत बनाओ, बेखबरी के दौर पे नहीं, सोची समझी पूरी रणनीति थी, बेखबरी कुछ नहीं था। ठीक है, चलो। इसके अलावा 1813 का चार्टर, यह भी बहुत जरूरी है। 1813 के चार्टर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरी यानी कि धर्म प्रचार, और इसके बाद अंधाधुंध धर्मांतरण चालू हुआ। यहाँ पर जोर जबरदस्ती से भी धर्मांतरण किया गया, पैसे का लोभ और लालच देकर के भी धर्मांतरण किया गया, है ना। आज देखेंगे ईसाई धर्म के भारत में जितने भी लोग हैं सब कन्वर्टेड है। ये मतलब इसमें बलात्, तभी आपने देखा होगा 1813 के बाद से जनजातीय विद्रोह, क्योंकि इन्होंने जनजातियों को टारगेट किया, और जनजातियों को टारगेट किया तो 1813 के बाद जनजाति अपने कल्चर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, है ना। और फाइनली क्योंकि ईसाई मिशनरी आए थे धर्म प्रचार के लिए, लेकिन इन्होंने जो बलात् धर्मांतरण धन के लालच में किसी भी तरीके से प्रारंभ किया, उसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारे विद्रोह प्रारंभ हो गए। तो 1813 का चार्टर एक्ट ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन की बात थी। इसके बाद जो है
एक चीज और याद रखना चाहिए, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी शक्ति की नियुक्ति का प्रावधान कब किया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, चलिए आगे अभी और कुछ पॉइंटों पे बात करते हैं। अब बात करते हैं 1937 में देश में चुनाव हुए थे, भारत में चुनाव हुए थे और कांग्रेस जो है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। 1937 में देश में चुनाव हुए थे और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो इस चुनाव में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल बना वो कितने प्रांतों में बना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना है आपको, 8 प्रांतों में बना। ये क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल है, आप नहीं लिख पाते हैं। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, ये बिल्कुल याद रखना, सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली थी। इसके बाद आपको पता होगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप सिर्फ 28 महीने, ये भी याद रखना, 28 माह, ये भी प्रश्न पूछता है, 28 महीने, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारतीयों को ढकेल दिया गया, हमारी मंशा को जाने बिना अंग्रेजों ने क्या किया, जबरदस्ती भारतीयों को भी उसका हिस्सा बना दिया कि भारतीय भी इस युद्ध में सम्मिलित हैं। तो इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया और बहिष्कार के परिणाम स्वरूप उसने इन 8 मंत्रिमंडल से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। यानी कि 28 माह की सरकार चली थी उस दौरान, 28 माह की सरकार के बाद इसने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद एक कह सकते हैं राजनीतिक गतिरोध प्रारंभ हो गया। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहते हैं। 1939 में ही आपका ये, इसके परिणाम स्वरूप 1940 में प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह और दिल्ली चलो आंदोलन, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद ही आपका पहली बार 1940 में अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और ऑफिशियली भारत के संविधान के निर्माण की बात जो ब्रिटिशर्स ने स्वीकार की 1940 के अगस्त प्रस्ताव में की। जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव था उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम भारतीयों को उनका संविधान बनाने देंगे। ये राइट किसने दिया, ये राइट जो है अंग्रेजों ने पहली बार। तो इससे भी प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों ने ऑफिशियली कब स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। क्यों, मजबूरियां थी, वो चाहते थे कि भारत जो है उनके साथ द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाए और सम्मिलित होने के लिए बहुत सारे सिगूफे देते रहे, लेकिन भारत के जो राजनीतिक गतिरोध था वो खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमें अब भारत की आज़ादी चाहिए थी। भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या कांग्रेस जो सबसे बड़ी संस्था थी वो भी आज़ादी की मतवाली हो चुकी थी, उसको भी आजादी इसके नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं था। तभी 1942 में क्रिप्स महोदय आए, सर स्टेपर्ड क्रिप्स आए, पैंथिक लॉरेंस आए, एक क्रिप्स मिशन भारत आया, 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन आया और इसने कहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा और भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा। यह कब कहा गया, पहली बार जो स्वीकार इन्होंने किया कि एक निर्वाचित संविधान सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगी, ये क्रिप्स मिशन में बात कही थी। ये भी याद रखना चाहिए आपको। महात्मा गांधी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, पोस्ट डेटेड चेक बताया इसको, बोला, जवाहरलाल नेहरू ने बोला एक ऐसा बैंक जो अब रहेगा ही नहीं, आने वाले समय में बैंक ही खत्म हो जाएगा, ऐसा चेक का करेंगे क्या हम, है ना। उत्तर दिनांकित चेक बोल दिया महात्मा गांधी ने। तो फाइनली ये 1942 का जो आपका क्रिप्स मिशन आया था ये भी फेल हो गया, असफल हो गया, किसी ने स्वीकार नहीं किया, ना तो भारत की उस समय कांग्रेस पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग ने जो दूसरी बड़ी पार्टी थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एक अधिनियम था, आपको शायद याद हो, 1883 में एक अधिनियम आया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। उससे पहले एक अधिनियम आया था एल्बर्ट बिल, आप लोगों को शायद पता हो। एल्बर्ट बिल क्या था, एल्बर्ट बिल था कि जो अदालतें थीं, अदालतों में जो डांडिक अधिकारिता थी, यानी जज जो होते थे वो वहाँ पर जो अंग्रेजों के मुकदमे थे वो भारतीय जज नहीं सुन सकता था। पहले ये राइट दिया गया था कि यानी अंग्रेजों का यदि कोई केस होगा तो उस केस को भारतीय जज नहीं सुन सकते हैं, यानी कि एक बड़े स्तर का भेदभाव था। और एल्बर्ट विधेयक के माध्यम से उस समय लॉर्ड रिपिन थे, लॉर्ड रिपिन ने क्या किया, एक ऐसा बिल प्रस्तुत किया जहां पर दोनों को बराबरी दे दी कि भाई जो डांडिक अदालतें होंगी, जो अदालतों में भारतीय जज होंगे वो किसी का भी मुकदमा सुन सकते हैं जैसे कि अंग्रेज जज सुनते हैं।
और इसका व्यापक विद्रोह हुआ, बड़े स्तर का विरोध हुआ। उनको लगा ये कैसे हमें दंड सुनाएंगे, इनकी क्या मजाल, इनकी क्या मसाल, क्योंकि नस्ल भेदी थे ना, ये रंग भेदी थे ना। तो ऐसे में फिर इल्बर्ट विधेयक को वापस भी ले लिया गया था। तो इल्बर्ट विधेयक भी पूछता है जहां पर, तो ये अदालतों की डांडिक अधिकारिता के संबंध में था। भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी देने की बात थी इस पे, लेकिन जो विरोध हुआ था इस बराबरी को रोकने के लिए हुआ था, जिसमें अंग्रेज सफल हो गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है ना, चीजें बहुत क्लियरिटी, मैं जो जो एक एक फैक्ट बोल रहा हूं ना, यदि आप मुझे आराम से सुनेंगे ना, आपका एक भी फैक्ट, मैं बहुत इधर उधर से डाटा उठा रहा हूं। क्यों इधर उधर से डाटा उठाने का मतलब है, आपको यदि मैं सीक्वेंस में दूंगा चीजें भूलती हैं, इधर उधर से दूंगा तो जंबल याद होंगी, ये फैक्ट याद होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सीक्वेंस में बहुत ज्यादा बोरिंग होती है आपको चीजें। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में आई। उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान के निर्माण को लेकर के एक संविधान सभा का गठन की बात की गई। भारत के विभाजन को इसने भी स्वीकार नहीं किया और इसने कहा कि देश के 10 लाख की आबादी में एक सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित किया जाएगा। आपको शायद पता हो, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण हुआ तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक। दूसरी डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। दो दिन के अंतराल पे ये 3 बैठकें बिल्कुल याद रखनी है। पहली बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहली बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक जब 13 दिसंबर को हुई तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रपोजल आए, उद्देश्य प्रस्ताव आए, जो आगे चल के प्रस्तावना बन गए। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गए, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था कि हम क्यों बैठे हैं सभी लोग, हम क्या संविधान बनाना चाहते हैं, हम अपने देश के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लेकर के 13 दिसंबर 1946 को आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा सेशन देख रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य होगा ना कि आप कुछ सीख के जाएंगे, आप कुछ जान के जाएंगे, आपका कुछ रिवीजन होगा, आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ नया जानेंगे, है ना। तो ये एक बहुत इसी हर चीज का, तो संविधान सभा में एक ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल का ये अल्टीमेट गोल था। इजीली, बहुत इजी है, बहुत आसान है। डेटे याद कर लीजिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 4 डेटे याद कर लिए, 4 फैक्ट याद, आपके 4 आपको इजीली याद हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, संविधान सभा थी, तो प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जनसंख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख में से एक प्रतिनिधि चुन के आना था। तो 10 लाख याद रखिएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 लोगों का नाम याद रखना है कैबिनेट मिशन में। पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन में आए थे, यही बाद में कैबिनेट मिशन में भी आए। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरा नाम रखना है आपको पैंथिक लॉरेंस। दूसरा नाम क्या है? पैंथिक लॉरेंस। और तीसरा नाम है एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोगों का एक गुट था जो कि कहां पर कब आया था? कैबिनेट मिशन योजना के नाम से आया था। पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, बहुत आसान है। इसके बाद आपको शायद पता हो 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, है ना। अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई और उसमें जो कार्यपालिका परिषद बनाई गई, उसका उपसभापति किसे बनाया गया? उपसभापति बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, सभापति गवर्नर जनरल था उस समय का, समकालीन गवर्नर जनरल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, आगे अभी कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट देखो, बहुत सारे दे के जाऊंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आप लोग को हमेशा भूलता है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या याद कर लो, 15 थी। याद कर लो, 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद कर लेना, रट लेना है, 15 थी। कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। अपने दिमाग में बैठा लेना है, टोटल 15 सदस्य थी। और एक कुछ कथन है, कथनों के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है आपको
एक दो फैक्ट और याद करा देता हूं। सबसे पहला है, भारत की संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? याद कर लो, दो फैक्ट दे रहा हूं। आपको पता है देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ठीक, एक डेट है आपकी 26 जनवरी 1950। ये दो डेट आपको याद है। ये डेट का उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता, हम आज़ाद हो गए। किससे? एक राजनीतिक गुलामी से आज़ाद हो गए। ठीक है, 26 जनवरी हमारा संविधान लगा जिसने हमें अधिकार दिए, है ना। यदि ये नहीं होता तो हम कुछ नहीं होते। आज इसी के कारण से आप लोग वोट दे रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपके लीगल राइट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इसी संविधान ने हमें राइट दिया है। तो 15 अगस्त को क्या करना था? झंडा फहराना था। क्यों? देश आज़ाद हो रहा था लाल किले के प्राचीर में। तो झंडा सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? डेट याद कर लीजिए, 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को आपका झंडा एक्सेप्ट हो गया। भारत का जो झंडा है, ऑफिशियल झंडा जिसमें 3 रंग हैं और एक अशोक चक्र है, वो कब आपका जो 3:2 रेशियो में है ना। इसका अनुपात ये है, इस अनुपात का जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1900। बिल्कुल याद रखना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है, झंडा समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष भी आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। संविधान हमारा बन के कब तैयार हुआ था? ये डेट सबको याद है ना। संविधान दिवस के रूप में 2015 से सरकार मनाती है इसे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया और आंशिक रूप से प्रभावी भी हो गया। कुछ आर्टिकल जो है आपके 26 नवंबर 1949 को ही आपके लग गए थे और लागू आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे जो है एक दो पॉइंट और याद रखिए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया। कारण क्यों 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू करने की बात की गई? क्यों 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ? क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930, ये याद रखिए, आज़ादी की लड़ाई की घटना, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत का संविधान इस तिथि को ही लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया था? इस डेट को बन के तैयार हो गया था। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन से भारत की आज़ादी का एक झंडा बुलंद हुआ। तो ये आपको याद रखना चाहिए, है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे एक दो क्वेश्चन और आप लोगों के जो फैक्चुअल ही हैं, फैक्चुअल ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान के जो जनक हैं, संविधान बनाने में जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका अदा की, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये कहाँ से चुन के आए? इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ? ये भी प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। तो इनका निर्वाचन हुआ आपका, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन के आए। कहाँ से चुन के आए? बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का निर्वाचन हुआ। ये याद रखना है आपको। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 2 डेट याद रखनी है। देश के पहले कानून मंत्री भी हैं। एक डेट आपको याद रखनी है, ये बहुत क्लियर है। एक डेट ये याद रखनी है, 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका परिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निर्वाण दिवस क्या है? 1956। ये क्या है? 1891 में इनका जन्म दिवस। तो बहुत कम उम्र में देश को बहुत कुछ दे के चले गए। आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद जिन अधिकारों को लेकर के हम इतना अपने देश के संविधान की इतनी प्रशंसा करते हैं, संभवतः नहीं कर पाते। ठीक है, अब एक और आपसे एक दो चीज़ें और आपको बताएंगे। भारत का जो राजकीय चिन्ह था वो कब अडॉप्ट किया गया? अशोक स्तंभ जो आप देखते हैं वो कब अडॉप्ट किया गया? उसको कब अडॉप्ट किया गया? ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर झंडे की बात की। झंडा चूंकि 15 अगस्त को फहराना था तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी को 2 काम करने थे। पहला तो हमें जनगण मन गाना था। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये याद रखना। ये कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी को।
24 जनवरी 1950 को देश का राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया गया। क्यों? हमें गाना था, गणतंत्र दिवस में इसको गाना था और 22 जुलाई को झंडे को फहराना था, तो इसको 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराना था, तो 22 जुलाई को इसको अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 को चूंकि हमें राष्ट्रीय गीत गाना था, तो हमने 26 जनवरी से पहले इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन देश का जो हमारा स्तंभ था, जो हमारा राजकीय चिन्ह है, अशोक की लाट है, इसको कब हमने अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को ही देश का राजकीय चिन्ह अडॉप्ट किया गया। अब 3 डेटें याद कर लो। 22 जुलाई पहली डेट याद कर लो, 22 जुलाई 1947 ये डेट याद कर लो। दूसरा याद कर लो 24 जनवरी 1950 ये डेट याद कर लो। तीसरी डेट याद कर लो 26 जनवरी 1950। ये तीनों डेट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपका झंडा है, झंडा अडॉप्ट किया गया। दूसरी डेट जो आपकी है, इसमें क्या अडॉप्ट हुआ? इसमें अडॉप्ट हुआ आपका गीत, राष्ट्रीय गीत आपका अडॉप्ट हुआ, राष्ट्रीय गान, माफ करिएगा, राष्ट्रीय गान अडॉप्ट हुआ। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो आपको अडॉप्ट हुआ, ये राजकीय चिन्ह आपका अडॉप्ट हुआ। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, इसका अपना ही गुरूर है, अपना ही इसका एक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला बात करते हैं हाँ कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या कहाँ से लिया गया है। संविधान में बहुत सारे प्रावधान है ना, तो ये अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे क्या कहाँ से लिया गया है। देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें बार बार आपकी पूछी गई हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन्हीं क्वेश्चनों पे जोर दे रहा हूँ। मैं घिसे पिटे उस तरीके में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सेलेक्टिव हूँ, ताकि एग्जाम के नज़दीक आप जब इन सेशंस को देखें तो आपका हौसला ही बढ़ जाए और आपके ये पॉइंट वहाँ पर निकल के आए। अगला एक क्वेश्चन आपका बहुत क्लियर है, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, ये बिल्कुल याद है आपका। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से हुआ था? प्रांतीय सभाओं से चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे और 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि चुना गया था, ये भी याद आपको ये होगा, ठीक है। और संविधान बना था जब बहुत सारी समितियां थे उसमें, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और जो भारतीय संविधान जब बना था तो इसमें ईसाई, एंग्लो इंडियन समुदाय, पारसी, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि बहुत सारे, जो आपको याद है ना, एक आपके विंस्टन चर्चिल थे, द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए लेकिन वो चुनाव हार गए, तो वो भी अनर्गल प्रलाप कर रहे थे विंस्टन चर्चिल के द्वारा। उसी समय बहुत सारे, उस समय के जो बहुत सारे थिंकर थे, ब्रिटिश थिंकर थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। जैसे उन्होंने कहा, एक ऑस्टिन महोदय का आपने नाम सुना होगा, ऑस्टिन महोदय ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये उन्होंने कहा। तो ये कथन किसका है? ये कथन था ऑस्टिन का, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा मंच था उस दौरान, कांग्रेस उस समय बहुत बड़ा मंच था आज़ादी के दौरान। तो ऑस्टिन महोदय का, ग्रेविन ऑस्टिन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सहकारी संघवाद की अवधारणा पर बल दिया है, उन्हीं का ये कथन है। उन्होंने ही कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये कथन ग्रेविन ऑस्टिन का है। एक कथन और है आइवर जेनिंग्स का, इन्होंने कहा है, इनका एक कथन है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी बड़ा कथन है इनका। इन्होंने कहा, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये सब अनर्गल प्रलाप है उस दौरान, क्योंकि हमारे संविधान सभा में सभी वर्गों का इसका उत्तर दिया गया था बकायदा। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्पेशल सेशन और ज्वाइंट सेशन करके माध्यम से पूरा का पूरा एक विवरण दिया था कि हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य किस वर्ग से आते हैं। लेकिन ब्रिटिश में चूंकि उनकी एक इतना बड़ा साम्राज्य उनके हाथ से निकल रहा था, तो ऐसे में जरूरी है कि अनर्गल प्रलाप तो होंगे। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, यानी संविधान सभा ने, अल्पसंख्यक के हितों को तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। तो ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी जो ऐसे कथनों से निकली है। ये कथन पूछा जाए तो ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है, ये आपको याद रखना चाहिए। और
उसी दौरान विंस्टन चर्चिल का भी एक लेख छपा था लंदन टाइम्स में, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि भारत में जो है जो संविधान सभा है वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें अदर धर्म के लोग ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रलाप हुए थे, अनर्गल प्रलाप किए गए थे। बाद में जो है उसका रिप्लाई भी संविधान सभा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चूंकि आप देखिए संविधान सभा में जो हमारा संविधान बना ना, उसमें कोई ऐसा वर्ग है ही नहीं जिसके हितों का संरक्षण ना किया गया हो। सभी के हितों का बराबर संरक्षण किया गया है। फंडामेंटल राइट तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए उनकी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बाकायदा फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ये विश्व के अन्य संविधानों में आपको बहुत कम मिलेगा, है ना। तो हमारे देश के संविधान में बराबरी दी गई, बराबर का दर्जा दिया गया। अब मुद्दा बस वही है कि इस मशीनरी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करा पाए तो सब कुछ हो पाएगा। मुद्दा यही कि इसको जो चलाने वाले हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब ने बोला था कि चाहे हम जितना बेहतर से बेहतर संविधान बना दें, लेकिन जब तक इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं आएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और इस चलाने वाले लोग कौन लेकर आता है? जनता जनार्दन। आप लोगों की कृपा होती है तभी लोग उस गद्दी पे जाके बैठते हैं जो इस संविधान की मशीनरी को चलाते हैं। आप लोग यदि अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे, अब अच्छे लोग चुन के आते नहीं है। क्यों? पैसा, रुतबा, दुनिया भर की चीज़ें चलती हैं। वो धीरे धीरे जब एजुकेटेड सोसाइटी का जन्म होगा ना, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब बदलाव हो रहा है, लोग जो है क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। ठीक है, एक और आपको कथन याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जैसे ही देश की स्वतंत्रता हो जाए, देश की स्वतंत्रता के बाद, देश जब आज़ाद हो जाए, आज़ाद के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ऐसी कोई संस्था होनी नहीं चाहिए। तो एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने की बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। क्यों? महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कभी भी आज़ादी का श्रेय कोई पर्टिकुलर एक संस्था लूटे आज़ादी में, क्योंकि सबका रक्त बहा है, सबने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो। अब चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ा दल था, बड़ा घटक था, तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि कांग्रेस रहे ही ना। तो ये भी कथन आपको याद रखना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। कथन क्या है? भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी के जी के द्वारा दिया था, याद रखना है। इसके बाद जो है एक और जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको याद होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, है ना। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विरोध कब क्यों किया गया? क्योंकि उसके सारे के सारे सदस्य विदेशी थे, अंग्रेज थे, भारतीयों को। और साइमन कमीशन क्यों आया था? 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, भारत शासन अधिनियम था, उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। उसी अधिनियम में प्रावधान था, आना था 1929 में, आ गया 1927 में, बहुत जल्दबाजी थी। और उसके सारे सदस्य भारतीय, उसमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी विदेशी थे। इसके कारण से व्यापक विद्रोह हुआ उसका, और व्यापक विद्रोह होने के बाद फिर आप समझ सकते हैं हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों की उसमें हत्या भी हुई। जो हमारे लाला लाजपत राय थे, उग्रवादी दल के घटक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उन पे लाठीचार्ज हुआ, ख़त्म कर दिए गए, मार दिए गए। उसके बाद देश में क्रांतिकारी आंदोलन का चरम परिणति आई। आपको पता होगा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी और उसके जो महत्वपूर्ण अगुआ नेता थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन सभी ने कहीं ना कहीं पे प्रयास किया कि उन चीज़ों का बदला लिया जाए। फाइनली जो है उनको भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो देश में आज़ादी की बयार यहाँ से बहुत तेज़ी से उभरी, और इसी दौरान संविधान के जो महत्वपूर्ण चरण थे यहीं से प्रारंभ हुए। जैसे गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। तो पहला सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, कांग्रेस नहीं गई, उसका हिस्सा ही नहीं बने। अब चूंकि भारत का सबसे बड़ा घटक दल है, कोई गया ही नहीं, और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, फाइनली गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और दूसरा क्या हुआ, अभी इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी था इसको लेकर के, गांधी इरविन समझौते से क्वेश्चन भी आया था, गलत था, हिंदी की प्रिंटिंग तक सही से नहीं कर पाते, बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देख। तो इसके बाद जो है महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने लंदन गए।
फाइनली वहाँ से भी उनको कुछ मिला नहीं, और जो आपका देश को जो सांप्रदायिक ताकतों में बांटने की बात थी वो और चरम हो गई। और इसके बाद तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। अंततोगत्वा कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, है ना, सांप्रदायिक पंचायत की, और जो आपका पृथक निर्वाचक मंडल था, जो 1909 के अधिनियम से पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, हिंदू मुस्लिम की भावना या सांप्रदायिकता की भावना को बल दिया गया था, उसका विस्तार कर दिया गया और उसके लिए दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल का हिस्सा बना दिया गया। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। विरोध के परिणाम स्वरूप उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, और फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। याद रखिएगा, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप जो कम्युनल अवार्ड था उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की बात की गई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यही सारी चीजें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको पता होगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श की परिणति के बाद ही, क्योंकि 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसके बाद ही आपका क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अधिकांश अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति बी.आर. अम्बेडकर थे और भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो देखा जाए, यदि इनडायरेक्टली देखें तो बी.आर. अम्बेडकर जो थे भारत शासन अधिनियम 1935 के भी वो रचनाकार थे, उसमें भी वो सबसे ज़्यादा सम्मिलित थे, सबसे बड़ी सहभागिता उनकी रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, यदि कुछ होंगे तो मैं और आपको बताता हूं। बाकी अभी धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। जब आप इसके पूरे टॉपिक पूरे सेशन कर लेंगे, आपको जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सब मैं यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ, प्रयास में यही करूँगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। संविधान बनने में समय कितना लगा? हमारे देश के संविधान को बनने में, याद रखना है, बहुत आसान है, इसको जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 वर्ष में 12 दिन कम, 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है, ये याद कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है 2, 11, 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 3 वर्ष में 12 दिन कम। जो तरीका सही लगे वही ज़्यादा अच्छा है। बढ़ते हुए क्रम में है 2, 11, 18। ठीक है, तो 3 वर्ष में 12 दिन कम, या तो ये याद कर सकते हो या तो ये याद कर सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये ठीक है। इसके बाद जो है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखना है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी महोदय थे। एस.सी. मुखर्जी भारत के संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी, ये भी याद रखना है आपको। एस.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। इसके बाद प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी महोदय थे। के.एम. मुंशी जो है प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के तौर पे थे। इसके बाद जो है राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी, ये भी याद रखना है आपको। राजस्थान राज्य की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य का नाम था वी.टी. कृष्णामाचारी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, संघ संविधान समिति सरदार पटेल, और जो प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और आपके प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। आगे बात करते हैं।
मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर महोदय थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर महोदय थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर महोदय थे। यह भी याद रखना है, ठीक है। माफ करिएगा, हाँ, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। यहां पे थोड़ा शायद मैं बी आर अम्बेडकर फ्लो में बोल गया। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे, ये याद रखना है। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सरदार पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान सभा, इसके कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सरदार पटेल। देखो फ्लो में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना जंबल हो जाती हैं, कोई चीज़ पहले आ गई, कोई चीज़ बाद में आ गई, तो थोड़ा इसके लिए माफ़ी दीजिएगा। बाकी मेरा प्रयास है कि आपको मैं गलत फैक्ट एक भी बता के नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा प्रारूप समिति में बी आर अम्बेडकर जी को साथ में जोड़ दें तो 7 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7 सदस्य, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जी के अलावा 6 सदस्य और थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, ये डेट भी याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, याद कर लो ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम है बी एन राव। क्या नाम है? हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। वी एन राव, वी एन राव, वी एन राव, वी एन राव, वी एन राव। हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम बिल्कुल रट लेना है आपको, क्या नाम है? बी एन राव, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? बी एन राव महोदय ने ही। पहला प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था, पहला ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति भी यही थे और भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार भी यही थे, ठीक है। तो ये इतने आपको मैंने काफ़ी सारे जो है पॉइंट आपको बता दिए मेरे ख्याल से, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, जो आज प्रस्तावना है, प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से लगभग जितने फैक्ट हो सकते हैं आपके संविधान से जुड़े हुए वो सारी चीज़ें हो सकते हैं। एक और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट है आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1934 में संविधान सभा की बात की गई थी। 1934 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा सबसे पहले संविधान, हमारे संविधान में अनुच्छेदों की गिनती की बात होती है। जब संविधान बना था, जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। अभी आप किताबें पढ़िए, लक्ष्मीकांत की पढ़िए या कोई आप मैनुअल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आपको लिखा मिलेगा कि 450 आर्टिकल हैं, कहीं पर 467 आर्टिकल हैं, कहीं पर 470 आर्टिकल हैं, ऐसा पढ़ने को मिलता है। ये गलत है, इतने कोई आर्टिकल नहीं है। ये हो सकता है संख्या के आधार पे ये लिखते हों, ये हो सकता है संख्या के आधार पे लिखते हों। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, वर्तमान संविधान में भी 395 ही अंतिम आर्टिकल है। जो हमारा मौजूदा संविधान है, इसका भी अंतिम आर्टिकल 395 है। कोई यदि कहता है कि 450 है, 467 है, 470 है, मैं उससे हमेशा एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मुझे 396 आर्टिकल के बारे में बताओ। वो नहीं बता पाएगा क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं। तो आर्टिकल आज भी 395 है, लेकिन संविधान समय के साथ संशोधित होता गया और बहुत सारे अनुच्छेद जुड़ते गए, बहुत सारे भाग जुड़ते गए, है ना। आपने देखा 9A एक भाग जुड़ा, अब 9A में अनुच्छेद 243 है। अब 243 तो बहुत बड़ा है ना। देखेंगे ABCD Z तक है, ZT तक जा करके फिर वो 9A 9B भाग 9, 9A 9B भी है ना, ये नए भाग हैं। इसी तरीके से 14A एक भाग जुड़ा, इसी तरीके से 4A एक भाग जुड़ा और आर्टिकल 51A जुड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मतलब कि कह सकते हैं कि जुड़े हैं।
और जुड़ने के परिणाम स्वरूप संख्या के आधार पे काउंट करोगे तो 470 कह दो, 475 कर दो, लेकिन तकनीकी तौर पे गलत है। ऐसा कहीं भी पढ़ते हैं तो ये आपको काउंटिंग याद नहीं रखनी है। आपके संविधान के अनुच्छेद 395 थे और आज भी वर्तमान में अंतिम अनुच्छेद आपका 395 है। ये आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। ये तो पहली बात हो गई अनुच्छेद को लेकर के, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज याद कराने वाला हूं। आज आप लोगों के लिए संविधान बहुत आसान हो जाएगा आज के सेशन के बाद, क्योंकि कई सारे आर्टिकल आप याद कर ले जाओगे। मैं बस आपको पूछूंगा प्रश्न और फिर उसका आर्टिकल पूछूंगा, बस याद करते हैं, मुझे ध्यान से याद रखना है बस। तो आर्टिकल कुल कितने हैं? 395, 395। क्लियर, इसको लेकर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बात ये करते हैं अनुसूचियों के बारे में। पहले तो हो गई अनुच्छेद के बारे में क्लियरिटी। 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय के साथ संशोधन होते गए और अनुसूचियां जुड़ती गई। 9वीं अनुसूची भी जुड़ी, 11वीं अनुसूची भी जुड़ी, 10वीं अनुसूची भी जुड़ी, 12वीं अनुसूची भी जुड़ी। तो ये 4 अनुसूचियां और जुड़ गई, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 12। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई थी, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत जोड़ी गई। फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम के तहत जोड़ी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ से के तहत जुड़ी। 11वीं अनुसूची जो आपकी जुड़ी है, आपकी कहां से जुड़ गई? 11वीं अनुसूची का जुड़ा हुआ आपका जो आपके स्थानीय प्रशासन है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 11वीं अनुसूची से जुड़ गया। तो नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ 74वां ये भी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है शहरी निकायों के लिए। तो ये ग्रामीण गांव निकाय, जो ग्रामीण निकाय हैं या शहरी निकाय हैं, तो ये आपकी कुल 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो अनुसूचियों की संख्या 12, अनुच्छेदों की संख्या 395। क्लियर? इतना क्लियर करते चलेंगे। भाग की बात करें तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे। कुछ भाग निरसित हो गए, कुछ भाग नए जुड़ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया 4A एक भाग जुड़ गया है ना, इसका अनुच्छेद 51A है। 9A 9B ये जुड़ गए, 14A जुड़ गया, ये नए भाग हैं। कुछ भाग निरसित हो गए, जैसे 7वां निरसित हो गया। तो कुछ जुड़े कुछ निरसित हो गए, 22 थे। ठीक है, 22 में मान लो एक निरसित हो जाता है और कुछ जुड़ जाते हैं, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जो भागों की संख्या आप पाएंगे 25 भाग है, कहीं पे 26 भाग है, कहीं पे 24 भाग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 22वां ही अंतिम भाग है। बस ABCD वाले भी काउंट कर लेंगे तो आप जाके 25-26 की काउंटिंग निकालेंगे। तो इसमें भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, मूल संविधान में 22 भाग थे, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुसूचियों की बात करें तो कौन कौन सी अनुसूची जुड़ी हैं? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अब इस सभी अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए, बहुत आसान है। पहली अनुसूची आपके भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। पहली अनुसूची किसकी बात करता है? भारत के संघ राज्य क्षेत्र और उनके नाम, यानी जो पहला संविधान का पहला भाग है पहले अनुसूची से जुड़ाव रखता है ना। भारत का हिस्सा कहाँ पे कितना है, किस राज्य के पास कितना क्षेत्रफल है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, ये सारी जानकारी आपको पहली अनुसूची में एक लिस्ट मिलेगी। उसमें भारत के सभी राज्यों के नाम लिखे होंगे और समय के साथ उसे संशोधित भी किया जाता है। आपका जो चौथा अनुच्छेद है उसके तहत उसको जुड़ाव रखा गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी अनुसूची आपकी जुड़ी हुई है वेतन और भत्तों से जुड़ी हुई है। जो भारत का संचित निधि है उसमें जितने भी वेतन भत्ते पारित किए जाते हैं वो दूसरी अनुसूची से जुड़ाव रखते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ी हुई है ना। जितने भी आपके संसद सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जितने भी पद हैं, इनका जो शपथ होता है वो शपथ कहाँ लिखा गया है? 2 पदों को छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ के लिए तो अनुच्छेद बना दिए गए हैं। बाकी के शपथ के लिए एक तीसरी अनुसूची बना दी गई है। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो नामांकन के दौरान एक शपथ लेनी होती है, यानी जीतने से पहले एक प्रत्याशी के तौर पर भी आपको शपथ लेनी होती है, उसका भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची आपकी किससे जुड़ी हुई है? चौथी अनुसूची का जुड़ाव है राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ाव है। याद करते जाओ चीजें मेरे साथ, लिखो मत। आज हम अपने दिमाग को अपने सोचो, इस पे विश्वास करो।
आपके हाथ में एग्जाम में जब जाओगे तो कॉपी नहीं जाएगी, आपका दिमाग जाएगा। तो इस पे भरोसा करो, आप जो भी सुन रहे हो आपको याद हो रहा है। यदि ऐसा करते जाएंगे तो हमें चीज़ों भूलेंगे नहीं कुछ भी। अपने उस पे भरोसा करो, यही सब कुछ है, यही शक्ति है, यही हमारी मूल पावर ये है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसे ये सोचो कि आपको याद होता जा रहा है। यदि ये विश्वास करने लग जाओगे धीरे धीरे ये आपको चीजें याद होनी चालू हो जाएंगी। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी भूलने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस पे भरोसा करो, जो भी सुनते हो ये याद रखता है, ठीक है। तो विश्वास करना शुरू करो। जो मैं बोलूं किताब कॉपी हटा के रख दो, बस सुनना है मेरी बातों को। एक तरीके से जो बोल के जा रहा हूं सुनना है बस, और कुछ नहीं। ये लिखने वाला मेथड अब खत्म कर दो। ये सेशन में, ये जो मैं स्पेशली सेशन आपके लिए ला रहा हूं, इन सेशन में केवल आपको सुनना है और मैं भी आके आपको वक्तव्य ही देके जाऊंगा और कुछ नहीं। आगे चर्चा करते हैं। जो 5वीं अनुसूची है ये आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें 4 राज्यों को हटा देना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ये याद रख लेना है। इन 4 राज्यों के प्रशासन को छोड़ दें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो बाकी जितने भी क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची में उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में AMTM, यही AMTM है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना इसमें मणिपुर नहीं है, एम का मतलब मणिपुर नहीं। नॉर्थ ईस्ट के इन 4 स्टेटों का प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारी 6ठी अनुसूची में दी गई है। 7वीं अनुसूची आपका भारत में जो संघ और राज्य, जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें शक्तियों के विभाजन से जुड़ी हुई है। शक्तियों का विभाजन समझ रहे हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उससे जुड़ाव रखा गया है। 8वीं अनुसूची भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लिखा गया है ना। तो 8वीं अनुसूची, 8वीं शेड्यूल में आपके क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद आपका 56वां संविधान संशोधन हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, पहले होता था ना, दल बदलू बहुत होते हैं, और ये सब होता था जब चुनाव होता था। चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, विखंडित बहुमत मिलता था, तो राजनीतिक गठजोड़ होता था। तो फाइनली इस समस्या के समाधान के लिए संविधान में संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई और ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता की निरहता हो सकती है। तो ऐसे कुछ प्रावधान 10वीं में कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन करके जो स्थानीय प्रशासन, उसमें ग्रामीण प्रशासन को कुछ विषय दिए गए। तो आपका जो है 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची का जुड़ाव किससे है? 11वीं अनुसूची का जुड़ाव आपका वो है ग्रामीण स्वशासन के विषय इसमें लिखे गए, 21 विषय हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और शहरी निकायों से जुड़ी हुई है। तो 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं को क्या क्या काम करना है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन किन विषयों में वो कार्य कर सकते हैं, उन सब विषयों को यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची के भांति, जबकि 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वैसे ही 11वीं और 12वीं अनुसूची में स्थानीय प्रशासन के लिए क्या किए गए हैं, विषय दिए गए हैं कि किन विषयों पर उनको कार्य करना चाहिए, किन विषयों पर नहीं करना चाहिए। तो अनुसूचियां इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बस। नागरिकता, अब देखो रैंडम थोड़ा सा, किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से जुड़ाव रखता है, ठीक है। कुछ अनुच्छेदों की बात करूं, अभी जैसे कि यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, सब पे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्जाम है अनुच्छेदों से क्वेश्चन आने ही आने, आपको को रट लेना। कोई भी स्टेट पीएससी आप दे रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दें, आपको संविधान के अनुच्छेदों को पता होना चाहिए। तो नए राज्यों का गठन यदि करना है, भारत क्षेत्र के अंदर नए राज्य हैं और इन नए राज्यों का गठन करना है, या फिर किसी एक राज्य को 2 भागों में विभाजित करना है, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, क्षेत्रीय सीमाएं बदलना है, नाम में परिवर्तन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक आर्टिकल लिख लो 3। आर्टिकल 2 नहीं है, इससे अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से जुड़ाव है जो भारत का हिस्सा हैं। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत में मिलना चाहता है, भारत का हिस्सा बनना चाहता है, तो उस राज्य को भी हम भारत का हिस्सा बना सकते हैं। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2।
तो अनुच्छेद 3 और 2 में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 3 भारत के अंदर ही राज्य क्षेत्र में बदलाव और परिवर्तन से जुड़ा है, और कोई बाहरी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, अनुच्छेद 2 है। जैसे कि सिक्किम बाहरी प्रदेश था, 1971 में भारत का हिस्सा बना, तो सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत विलय कर गया। गोवा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, गोवा भी आपका इसी तरीके से। तो गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये जितने भी क्षेत्र हैं, या फिर आपका फ्रांसीसी बस्तियां हो गई, है ना, फ्रांसीसी बस्तियां, पुदुचेरी वगैरह, तो जो भी बाहरी क्षेत्र आकर के भारत का हिस्सा बनना चाहेगा वो किस अनुच्छेद के तहत बनेगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ याद रखना चाहिए आपको, बहुत आसान। बाहरी क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 2 और भारत के अंदर के क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 3, दोनों रट जाना चाहिए, बिल्कुल याद कर लो। आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में आता है, भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, क्लियर? ये चीज मैं नहीं चाहता कि आप लोग गड़बड़ करो किसी भी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नागरिकता। आपको मैंने जैसा कि बताया भाग 2 में है, बिल्कुल रट लेना, सीए और एनआरसी का मुद्दा है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे। भाग 3 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। लेकिन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपका फंडामेंटल राइट की बात आर्टिकल 12 से आर्टिकल 13 तक नहीं है। आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 ये नहीं है, आर्टिकल 12 अलग है, आर्टिकल 13 अलग है। लेकिन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 34 से लेकर के 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है, इनका डायमीटर यहां तक है। समानता के अधिकार से प्रारंभ होता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक पहुंच जाता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, स्टेट के अंदर कौन आएगा, स्टेट की परिभाषा क्या है। आप लोग बोलते हैं ना राज्य राज्य राज्य, यहां पे राज्य में मैं नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, राष्ट्र राज्य की बात कर रहा हूं, भारत राष्ट्र की बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश बिहार इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो राज्य की परिभाषा क्या है, तो हमारे यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट, वो राज्य है ना। जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, राज्य विधानमंडल है, सब राज्य का हिस्सा, ये सब परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। और जितने भी राज्य की अथॉरिटी हैं, कर्मचारी हैं, यदि आप किसी पुलिस वाले के पास जा रहे हैं ना, तो वो भी राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो भी राज्य की अथॉरिटी है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वो भी आता है। किसी रेलवे के कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो वो भी राज्य ही है, वो भी राज्य है, क्योंकि वो रेलवे का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो राज्य की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, वो सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे बात चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, भाग 2 आपका नागरिकता है, ठीक है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको अनुच्छेद 12 के बारे में बताया कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से जुड़ाव रखता है ना, राज्य की परिभाषा से जुड़ाव रखता है आपका अनुच्छेद 12, और राज्य के अंतर्गत सब आते हैं, उसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता है। यदि मौलिक अधिकारों को कोई भी कानून, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास करेगा तो वो कानून का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। इसी के अंतर्गत 2-3 सिद्धांत आते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत, अनुच्छादन का सिद्धांत, यानी कि वो कानून जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आज़ादी के पहले बने हो या आज़ादी के बाद पार्लियामेंट ने बनाए हो, वो खत्म हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे, स्वतः प्रवाहीन हो जाएंगे। और इसी के तहत एक जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, क्योंकि वो हमारे संविधान का गार्जियन है। तो आपको याद रखना चाहिए, ये आपके मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है। और इसी में विधि की भी परिभाषा दी गई कि कानून के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, और मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही किया गया है। बाकी फिर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और आपका फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29-30 आपका शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति के प्रोटेक्शन के अधिकार की बात करता है। एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद गायब हो गया। 44वें संविधान संशोधन के बाद एक फंडामेंटल राइट था जिसको खत्म कर दिया गया।
एक और फंडामेंटल राइट था जो 44वें संविधान संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया, और इस फंडामेंटल राइट का नाम क्या था? इस मौलिक अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से जुड़ाव रखता था, इसको खत्म करके रिप्लेस करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 300A। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, उसके संपत्ति से उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 300A आपका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी राइट या विधिक राइट हो गया। फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने इसे खत्म कर दिया। आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार के रिटों की बात की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रिटें हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 33 बात करता है जो सशस्त्र बल है, हमारे देश के सशस्त्र बल हैं, गुप्तचर विभाग है, उसको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। क्यों? देश के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, देश के चूंकि ये बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, तो ये इनके मौलिक अधिकारों की बात नहीं हो सकती है, और इनके लिए इनके खुद के ही कानून है, उसके तहत ही इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल 33 आपके सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 34 आपके किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लगता है, सेना का कानून लगता है, तो उस क्षेत्र के मौलिक अधिकारों को किस हद तक खत्म किया जा सकता है उसकी बात करता है। और आर्टिकल 35 बात करता है कि पार्लियामेंट जो है, आपकी संसद, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के एवज में बहुत सारे कानून बना सकती है और कानून पारित करके मौलिक अधिकारों को लगा सकती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने देश के संविधान से प्यार है तो आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। भाग 2 आपका नागरिकता था। आगे बात करते हैं, एक अनुच्छेद 323A है, इसको याद कर लो, ये बहुत बार पूछता है। 323A, देखो मैं क्लिक करके रैंडमली आ गया एक नए आर्टिकल पे। 323A आपका प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? प्रशासनिक अधिकरण, इससे जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं कैट। इसके तहत ही बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। ये आपका जो है कैट जो है वो आपका जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तौर पे इसको जाना जाता है। दिल्ली में जब प्रशासन में कभी जाओगे आप लोग तो कैट में ही आपका जितना भी कार्य होगा, तो बहुत सारे हैं इसमें। प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, तो जो आपका कह सकते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके बाद ही आपका ये आर्टिकल चालू हो जाते हैं। ये भाग 14A में आता है ये आर्टिकल आपका। तो आपको 323A कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रशासनिक अधिकरणों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। अनुच्छेद 323A क्या है? प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना, बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको बिल्कुल एक भी किसी भी तरीके से भूलना ही नहीं चाहिए, और ना भूलोगे, ये वादा करो मुझसे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आगे बात करते हैं, हमारे संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था की गई है, भाग कौन सा है? भाग 9, याद रखना है आपको। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद कौन सा है? 243। तो आर्टिकल 243 यही ABCD में बटा हुआ है, ठीक है। यही आपका ABCD में बटा हुआ है। 243A, 243B, 243C, 243, बहुत बड़ा है 243। मेरा मास्टर वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरा जितने भी आर्टिकल 243 से होंगे, आने वाला ही है, परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पॉलिटी मैंने वहां पर भी पूरी कंप्लीट कराई है, यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आराम से भी आपको चीजें वहां पर 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा आपको याद, और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके चीजों को, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, वहां पे मैंने समग्रता से पढ़ाया है, ऑनलाइन बैच में समग्रता से पढ़ाया है, मास्टर वीडियो में आपका रिवीजन कराया है कम समय में, और यहां पर आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उनको देने जा रहा हूं। ये इस उद्देश्य से चलाया जा रहा कार्यक्रम है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख कहां पर किया गया है? बहुत क्लियरिटी से याद होना चाहिए। संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, तो आपको केंद्र राज्य संबंधों की बात कर रहा है, और केंद्र राज्य संबंधों का जो भाग है आपको याद होना चाहिए, भाग 11 में, संविधान के भाग 11 में, भाग 11 आपका किससे जुड़ा हुआ है? केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
200 देखो भाग 9 आपका जुड़ता है, भाग 10 आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से जुड़ता है, भाग 11 जो आपका है ये आपका केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध। याद कर लो आप, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 11, भारतीय संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से शुरुआत होती है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध याद कर लो। केंद्र राज्य संबंध किससे जुड़ाव रखता है, किससे जुड़ाव रखता है? अनुच्छेद 245 के बाद ये शुरू होता है। 246 में ही आपका संघ सूची समवर्ती सूची है, यानी कि विधायी संबंध आपका भाग 11 के अध्याय 1 में है। हर भाग को अध्यायों में बांटा गया है। भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंधों की बात की है, याद कर लो। बहुत आसान है, कभी भी पूछता है, कैसा भी पूछता है, गलत नहीं करके आओगे। तो आपको भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। क्या की गई है? भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई। याद कर लो रैंडमली, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में उस अनुसूची का नाम बताइए जो जहां पर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम लिखे गए हैं। सभी राज्यों के नाम कहां पर लिखे गए हैं? पहली शेड्यूल में। और इससे जुड़े हुए आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 जो हैं, इससे जुड़े हुए आपके सभी आर्टिकल जो पहली अनुसूची से जुड़ाव रखते हैं। अनुच्छेद 4 भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चौथी अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया। चौथी अनुसूची बहुत पूछता है, राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन कहां पर दिया गया है? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। रट लो, याद कर लो इसको। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, यह बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। मैं जैसा कि आपको बताया कि यदि किसी भारत में किसी नए राज्य का सृजन करना हो या किसी नए राज्य को का गठन करना हो अनुच्छेद 3 के तहत या अनुच्छेद 2 के तहत, किसी भी अनुच्छेद के तहत, तो किस अनुसूची से जुड़ाव रहेगा? पहली अनुसूची से। यदि किसी भी नए राज्य की स्थापना होगी या किसी भी नए राज्य का प्रवेश होगा या किसी भी नए राज्य का गठन होगा, तो उसके लिए क्या होगा? पहली अनुसूची भी हमें संशोधित करनी पड़ेगी। जैसे अभी अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो अनुच्छेद 370 हटाने में हमने क्या किया? हमने जो है पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि दादरा नागर हवेली को भी दमन द्वीप के साथ मर्ज कर दिया गया है और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहला है जम्मू एवं कश्मीर, जिसमें एक विधानसभा भी रखी गई है दिल्ली की तर्ज पे, और दूसरा आपका लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 2 यूटी बनी और 1 यूटी को मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से अब 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। छठवीं अनुसूची मैंने आपको बताया था असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, याद होना चाहिए। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। छठवीं अनुसूची आपके यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से जुड़ी हुई है। 8वीं अनुसूची आपके भाषा से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, मस्त रट जाना चाहिए चीज़ें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं। आप यदि अभी नहीं याद कर पाएंगे तो फिर क्या याद कर पाएंगे? मेरे साथ साथ मतलब ये जितना सेशन चलेगा, इस सेशन में जो भी बोल रहा हूं ये आपके दिमाग में बैठता जाना चाहिए और आपको इस चीज़ का विश्वास रखना है कि आप कुछ भी भूल नहीं रहे हो। यदि ये विश्वास रखोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आप जब एग्जाम पे जाओगे कुछ भी नहीं बोलोगे, सब याद रखोगे। इतना आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली मतलब आप इतने वीक नहीं होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर आप इतने सशक्त होने चाहिए कि आपका दिमाग आपके ऊपर हावी ना हो। 7वीं अनुसूची मैंने आपको बताया विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़ी हुई है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण यानी भूमि सुधार कानून से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको न्यायालय के वाद योग्य, न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया है। तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण या भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन या दल बदल अधिनियम से जुड़ी हुई है, आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है, आपको पता होना चाहिए ये। और संविधान के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची आपकी 7वीं
सूची के अंतर्गत ही एक समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जो आर्थिक योजना है, जो प्लानिंग की बात है, यह भी आपका समवर्ती सूची का ही एक विषय है, आपको पता होना चाहिए। समवर्ती सूची में कई विषय हैं, जैसे विद्युत किसका मामला है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी विद्युत के मामले में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक योजनाओं के मामले में, या फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कुछ विषय आप याद कर लीजिए समवर्ती सूची के, कुछ विषय आप याद कर लीजिए। पहला है शिक्षा, यह आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले यह राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन राज्य शिक्षा के क्षेत्र में इतनी व्यापक उन्नति नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि किसी मामले पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो केंद्र सरकार का कानून ही ज्यादा प्रभावी होगा, ना कि राज्य सरकार का। ध्यान रखना इस बात को। इसमें केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी गई है, जो कि संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो पहला आपका है शिक्षा, ठीक। दूसरा है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, खूब पूछे गए हैं ये। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। परिवार नियोजन ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का। आपको पता होना चाहिए किसका विषय है? समवर्ती सूची का। इसके बाद आपका शिक्षा, मैंने आपको जैसा कि बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको, शिक्षा को तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, या माफ करिएगा, इसमें 42वां नहीं है आपका, इसमें शिक्षा जो है ये आपका 46वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। इसके अलावा समवर्ती सूची का एक विषय और है वन, विद्युत भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं जैसे कि आर्थिक योजना या प्लानिंग, आर्थिक योजना ये भी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आपको समवर्ती सूची से कई क्वेश्चन पूछता है ये लगातार, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपको थोड़ा सा एक और चीज याद रखिएगा, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य राज्यों के, अब समवर्ती सूची का मतलब यह है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, दोनों इनको प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, और स्वास्थ्य जो है केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत है। याद रखना है, ये स्वास्थ्य आपका कहां पर है? राज्य सरकारों को विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य कहेगा है राज्य सूची का विषय। स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है स्वास्थ्य मंत्रालय, उसकी गाइडलाइंस जो होती हैं वो प्रभावी होती है। जैसे अभी कोविड-19 था, तो ऐसे में तो फिर स्वास्थ्य यदि केवल राज्य का विषय होता तो फिर केंद्र का कोई, लेकिन गाइडलाइन एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई गई है। लेकिन राज्य की कानून, उससे जुड़े हुए जो फंडिंग है, सारा काम किसका होता है? आपका राज्य सूची के विषय में होता है। लेकिन इसको लेके बहुत सारी डिबेट हुई। जब संविधान निर्माता बैठे थे, संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि हमें स्वास्थ्य को केंद्र सरकार को देना चाहिए। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का विषय दिया जाता। लेकिन अब धीरे धीरे केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर भी स्वास्थ्य पे बड़े स्तर का कार्य किया है, और आज देश स्वास्थ्य के स्तर पे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मृत्यु दर है बहुत कम हुई है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रही है, और मृत्यु दर कम होना ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बड़े स्तर पे बढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, जन स्वास्थ्य आपका किससे जुड़ा हुआ है? जन स्वास्थ्य आपका किससे जुड़ा हुआ है? राज्य सूची से जुड़ा हुआ विषय है। जन स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है? राज्य सूची से। जन स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है? राज्य सूची से। जन स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है? राज्य सूची से। बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना है आपको, इसमें कुछ सोचना नहीं है। एक और विषय है, अभी देखिएगा 21 आपकी जनगणना 2021 में होगी ना, 2011 के बाद, तो जनगणना विषय केंद्र सरकार का है। जनगणना विषय आपका केंद्र सरकार का है। किसका है? जनगणना विषय आपका केंद्र सरकार का है। संघ सूची का विषय आपका जनगणना है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था है, पुलिस या कानून व्यवस्था, ये याद रखना है। पुलिस और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की। पुलिस आती है राज्य सरकारों में, पुलिस आती है राज्य सरकारों में।
आंतरिक सुरक्षा आपकी केंद्र सरकार का विषय है। यदि देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये पूरा का पूरा बनाया गया और इसके लिए सशस्त्र बलों की संरचना की गई है। ठीक है, रक्षा का विषय आपका है, ये भी आपका केंद्र सरकार का विषय है। इसी के लिए रक्षा मंत्रालय बनाया गया है, जो कि पूरा का पूरा देश की रक्षा, सुरक्षा और सीमाई प्रबंधन का कार्य करता है। इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और ये आपका केंद्र सरकार के विषय है। तो रक्षा, जनगणना, आंतरिक सुरक्षा ये केंद्र के विषय है। पुलिस, कानून व्यवस्था ये आपका किससे है? स्वास्थ्य, पुलिस, कानून व्यवस्था ये विषय आपके कौन है? ये राज्य सूची के विषय हैं। ये आपको इसलिए याद होना चाहिए, ये पूछता है, मैं इसीलिए केवल यही विषय बता रहा हूं। जो पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और क्या है? दो आपके अपशिष्ट विषय भी हैं। पहला है साइबर क्राइम, साइबर अपराध आपका किससे जुड़ा हुआ है? साइबर अपराध आपका जुड़ा हुआ है, ये आपका अपशिष्ट विषय है। ना केंद्र सूची में है, ना संघ, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में। ऐसे ही अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च, ये भी किससे जुड़ा हुआ? अपशिष्ट सूची, यानी कि ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो आपका वो समवर्ती सूची में है। तो ऐसे विषय किसके पास होंगे? संसद के पास होंगे, केंद्र के पास होंगे। केंद्र ऐसे विषयों पे कानून बना पाएगा। अपशिष्ट सूची हमारी केंद्र सरकार के पास है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कुछ विषय ऐसे हैं जो अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर रखना है आपको। ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप इसे सुनेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे और भी बात करते हैं। संघ सूची के अंतर्गत आपका और कुछ विषय हैं जो पूछे जाते हैं लगातार। जनगणना आपका संघ सूची में आता है। बीमा, बैंकिंग, ये भी याद कर लो अभी। बीमा और बैंकिंग आपका संघ सूची का विषय है। बीमा और बैंकिंग ये दोनों विषय आपके संघ सूची के। तभी आप देखेंगे बैंकों का निजीकरण, बैंकों का विलयकरण, ये सब काम कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। बीमा और बैंकिंग और जनगणना ये सारे विषय आपके किसके हैं? केंद्र सरकार के। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा ये विषय केंद्र सरकार के हैं। वैदेशिक मामले, विदेशी देशों से संबंध, वैदेशिक मामले ये भी आपका केंद्र सरकार का विषय है। वैदेशिक मामले भी आपका केंद्र सरकार का, विदेश मंत्रालय इसके लिए बनाया गया और उसका काम होता है ये। एक और है रेलवे, इसके लिए रेलवे मंत्रालय है। रेलवे भी आपका केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार के विषय रक्षा, जनगणना, आंतरिक सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपकी पूछे जाती हैं। और आपको एक चीज बता दूं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, रेलवे आपका आता है किसके अंतर्गत? रेलवे आपका आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। लेकिन रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत आती है? रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। रेलवे पुलिस राज्य सरकार, क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार का होता है और जिस राज्य से रेलवे होके जाएगी उस राज्य की रेलवे पुलिस के द्वारा, तो रेलवे पुलिस राज्य की है और रेलवे केंद्र की है। याद रखना, ये चीज में गड़बड़ मत करना, क्योंकि रेलवे एक देश के किसी एक राज्य में नहीं चलती है, पूरे देश को इंटरकनेक्ट करती है। और ऐसे में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। यदि रेलवे पुलिस को केंद्र सरकार के अंतर्गत कर देंगे तो इसमें विवाद उत्पन्न हो जाएगा, है ना। केंद्र सरकार की क्या, रेलवे की जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? क्या केंद्र सरकार हर जगह रेलवे स्टेशनों में अपने लोग, तो फिर कभी भी फिर लॉ एंड ऑर्डर बन ही नहीं पाएगा, कभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए रेलवे पुलिस बनाई गई है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। रेलवे पुलिस राज्य सरकार, आरपीएफ जो होती है राज्य सरकार, और ये आपका रेलवे का काम क्या होता है? ये केंद्र सरकार के अंतर्गत चलती है। ठीक है, रेलवे ट्रेनों का संचालन ये सारा काम आपका केंद्र सरकार करती है। और रेलवे पुलिस कानून व्यवस्था का काम कौन करता है? सुरक्षा का काम कौन करता है? राज्य सरकारों के अंतर्गत होता है। इस पे कोई गड़बड़ मत करिएगा। राज्य के अंतर्गत देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था आपका जो स्थानीय स्वशासन का विषय है वो भी आपका राज्य सरकारों को दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भी राज्यों के पास है। ये विषय रट जाने चाहिए। आज के बाद तो आपको जो पूछे जाने वाले विषय हैं उन विषयों के बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आपको तो किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से। अब एक और आपको समवर्ती सूची का एक विषय और बता रहा हूं, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया
ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। क्यों? क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था, इसलिए हर राज्य की कानून व्यवस्था में कुछ अलग अलग अंतर भी होते हैं। तो दंड प्रक्रिया आपकी राज्य सूची का विषय, वो समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची। और क्या क्या है समवर्ती सूची में? जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य राज्य सूची, आर्थिक योजना, दंड प्रक्रिया, शिक्षा, वन, विद्युत, जनसंख्या, परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची याद रखना है। केंद्र के विषय रक्षा, रेलवे, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, आंतरिक सुरक्षा, वैदेशिक मामले, ये आपके इससे जुड़े हुए हैं। और राज्य सूची में स्वास्थ्य, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज और कानून व्यवस्था, पुलिस, ये सब आपको किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका राज्य सूची से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों सूचियों के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। कुछ और हैं, जैसे कि बहुत सारे शुल्क और कर लगाने की बात है। आप जानते हैं ना, कर और शुल्क लगाने के लिए, जैसे आपको भाग 11 में ही वित्तीय संबंध दिए गए हैं। संविधान में वित्तीय संबंधों का उल्लेख भी किया गया है ना। अनुच्छेद 266 से शुरुआत हो जाती है। 266 से लेकर के फिर आर्टिकल बहुत आगे तक हैं। 280 में वित्त आयोग है, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो आपका कुछ में अधिकार राज्यों को दिया गया है। अब तो सभी जितने भी अप्रत्यक्ष कर है सब खत्म कर दिए गए। उसके लिए एक कर हो गया जीएसटी, है ना। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लगा दिया गया। अब हर चीज में आईजीएसटी, सीजीएसटी और आपका, तो ये जो आपका 3 प्रकार का सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी अलग, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अलग और इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है। तो ये आपका जो है, ये सब आपका जितना भी आर्टिकल 239A में जीएसटी परिषद की, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि जो टैक्स वाला शुल्क लगाने का प्राधिकार है, ये सब कहां दिया गया? ये भी 7वीं अनुसूची में ही दिया गया है। कुछ राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, कुछ केंद्र सूची, जो संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, ठीक है। और संविधान के भाग 11 में वित्तीय संबंध के अंतर्गत इनका जिक्र किया गया है। भूमि सुधार मैंने आपको बताया, भूमि सुधार का विषय भी, भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार का विषय भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, पुलिस, कानून व्यवस्था, पंचायती राज, रेलवे, पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ठीक। भूमि सुधार कहां आता है? याद कर लो, ये पूछा जाएंगे चीजें, याद कर लो। कानून व्यवस्था, भूमि सुधार, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सूची। आज के बाद नहीं भूलना चाहिए ये। समवर्ती सूची मैंने याद करा दी, जो महत्वपूर्ण विषय हैं। केंद्र सूची के बारे में भी बता दिया और इसके चीजें में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको छठी अनुसूची के बारे में बताया था। ये तो 7वीं अनुसूची से जुड़े हुई कुछ बातें हो गई। छठी अनुसूची के बारे में मैंने बताया था कि 4 राज्यों को याद रखना है आपको छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बड़े बड़े अक्षरों से लिख रहा हूं, AMTM, कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आज आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये चीज कभी नहीं भूलना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों, 4 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रबंधन की बात 6वीं अनुसूची में की गई है। 6वीं अनुसूची के 4 राज्य रट लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है। ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और जो 5वीं अनुसूची है, ये अनुसूचित जनजातियों के हितों से जुड़ा हुआ है, जो इन 4 राज्यों के अतिरिक्त हैं। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों से। अनुसूचित जनजातियों के हितों से जुड़ी हुई, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक और उनके संरक्षण से जुड़ी हुई अनुसूचियां 5वीं और 6ठी हैं। 5वीं अनुसूची में अन्य है इन 4 को छोड़ के, और 6ठी अनुसूची में इन चारों का। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 243 में, ये आपको याद रखना चाहिए। 243 रट जाना चाहिए। किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसका विस्तार बहुत बड़ा है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भी इसी से जोड़ी गई है। आज के बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको नहीं भूलना चाहिए। अब मैं आपको एक जो है थोड़ा सा चर्चा करता हूं। एक अनुच्छेद है आपको, शायद आपको पता हो, 117, आर्टिकल 117 रट लो। देखो, अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक है। धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 117 आपसे जुड़ाव किससे रखता है? वित्त विधेयक से, फाइनेंस बिल से। अनुच्छेद 117 आपका वित्त विधेयक है।
फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल दो कैटेगरी का होता है, श्रेणी ए श्रेणी बी। आपका धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 में परिभाषा दी गई धन विधेयक की, तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। ये सब चीजें डिटेल में मैंने क्लासेस में खूब अच्छे से पढ़ाई हैं। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कहाँ किया गया, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हो। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात कहाँ की गई है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की गई अनुच्छेद 312 में, रट लेना है आप। ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो अभी बनी नहीं है, आने वाले समय हो सकता है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बने। अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं होती है जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और जो पूरे देश के किसी भी हिस्से में सेवाएं दे सकती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। 3 सेवाएं अभी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFOS। ठीक है, ये 3 सर्विसेज हैं जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अभी बनी नहीं है, संविधान में जिक्र इसका किया गया अनुच्छेद 312 में। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन बना सकता है, केवल राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। ये राज्यसभा को इसके लिए स्पेशल पावर दी गई कि राज्यसभा में जब संकल्प पारित होगा तब ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक, ये भी आपके लिए आपको जानकारी अब रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी देखिए, मैं आपको सारे आर्टिकल आज याद कराता हूं, बहुत सारे आर्टिकल भर की बात करके जा रहा हूं। काफ़ी आर्टिकल आज आपको याद करा दूंगा, काफ़ी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज याद कर लेना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 324, आर्टिकल 3 to 4, ये निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग से। अब चूंकि हम 324 की बात कर रहे हैं तो 326 की बात भी कर लो। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। और चूंकि मताधिकार की बात कर रहे हैं तो उम्र 18 साल अभी है इसकी, और ये एक आपका कैसा राइट है, ये एक आपका कानूनी राइट है, ये आपका एक वैधानिक राइट है, ये संविधानिक राइट नहीं है। मताधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होकर के आपका कानूनी और अधिकार है, विधि के अधिकार, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को लेकर के चर्चा की गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कहाँ की गई है, ये नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा की गई है। 39A में आपका चर्चा की गई है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39A याद कर लो, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका जो है चर्चा की गई है। कहां पर ये की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो मैं आपको आने वाले सेशंस में याद कराऊंगा। ये वो आर्टिकल्स होंगे जो आपके पूरे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना कुछ भी बता जा रहा हूं ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं, आप पेपर से उलट के देखेंगे तो ये चीजें मिलेंगी, इसलिए इनको मेरी क्लास के साथ साथ याद करते जाना है। कल के सेशन में फिर मिलूंगा, फिर याद कराऊंगा आपको। मैं आपको आने वाले 10 सेशन में पॉलिटी के उन सभी टॉपिकों को, उन सभी फैक्चुअल डेटा को, तथ्यात्मक जानकारी को जो पूछी जा चुकी है पूरी याद करा दूंगा। ठीक है, तो बस इन सबको बस 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये मेरी जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।